वेलकम बैक। हमने क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एंड फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स, ये सारे टॉपिक्स डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। सो इस वीडियो में हम एडीआर एंड जीडीआर ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज एडीआर दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो देख लेते हैं कि ये दोनों है क्या एक्चुअली। लेट्स सी। In India, the shares of public company are listed and traded on various stock exchanges like Bombay Stock Exchange, BSE and National Stock Exchange NSE. So इंडिया में बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं जो कि अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं, रजिस्टर करती हैं, ट्रेड करती है, बाय सेल करती है। ऑलराइट, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पे पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट डाउन करती हैं और वहाँ पे अपने शेयर्स को ट्रेड करती है, बाय सेल करती है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE। ऑलराइट, with adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian companies' shares are also listed and traded on foreign stock exchanges like New York Stock Exchange और National Association of Securities Dealer Automated Quotation NASDAQ। सो ये क्या है, जैसे कि इंडिया में फ्री इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो जब इंट्रोड्यूस हुई थी, ऑलराइट 1991 में इंडिया में फ्री इकोनॉमी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, तो इसके वजह से क्या हुआ था, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अब हम किसी भी कंट्री के साथ में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था साथ में फ्री इकोनॉमी पॉलिसी में। ऑलराइट, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, अब इंडियन कंपनीज जो हैं, जो कंपनी इंडिया की हैं, वो अपने शेयर्स को बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी लिस्ट कर सकती हैं। बाहर के फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में भी अपने जो शेयर्स हैं वो लिस्ट डाउन कर सकती हैं, वहाँ पर भी ट्रेड कर सकती हैं। अब बाहर की कंट्रीज़ में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, ये पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज है। तो इंडियन कंपनीज यहाँ पर भी अपने शेयर्स क्या कर सकती हैं, लिस्ट कर सकती हैं, रजिस्टर करके ट्रेड कर सकती हैं। ऑलराइट, to list share on these stock exchanges, company has to comply with policies of those stock exchanges। अब इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर जाकर अपने शेयर्स को ट्रेड करना चाहती हैं, शेयर्स को वहाँ पे लिस्ट डाउन करना चाहती है, रजिस्टर करना चाहती है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दूसरे कंट्री के, तो उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ होंगी, उन्हें उस सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉलो करने होंगे, फुलफिल करने होंगे। The policies of these stock exchanges are different than the policies of Indian stock exchanges। और वहाँ की जो पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली दोनों पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं, बट कंपनीज़ को सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉलो करनी होंगी। Therefore those Indian companies which cannot list their shares directly on foreign stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR। सो इंडियन कंपनीज जो हैं, जो कि डायरेक्टली अपने शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पॉलिसीज़ जो हैं वो अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो डायरेक्टली इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स जो हैं वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट डाउन नहीं कर सकते, वहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते। सो वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपने जो शेयर्स है वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करते हैं, ट्रेड करते हैं यूजिंग ADR एंड GDR, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड global depository receipt। All right, next is ADR and GDR are dollar euro denomination instrument traded in USA and Europe stock exchange। so ADR and GDR में जब हम transactions करते हैं, डील करते हैं, बाई सेल करते हैं, तो वो यूरोज एंड डॉलर्स में होता है। इंडियन कंपनी अगर इंडिया में अपने शेयर्स बाय सेल करेगी तो वो करेंसी में करती है, रुपीज़ में करती है। ऑलराइट, बट जब उन्हें फॉरेन कंट्री में जाके अगर अपने शेयर्स को सेल करना है, बाय सेल करना है, ट्रेड करना है, ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो वो डॉलर्स में होगा और यूरोज में होगा। ऑलराइट, तो ADR और GDR के थ्रू डॉलर्स एंड यूरोज में क्या होता है, ट्रेड होता है। ऑलराइट, USA एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंजेस में। Then Indian companies issue shares to an intermediary called depository, Bank of New York, Citigroup etc. act as foreign depository bank। So अब यहाँ बताया कि किस तरीके से कंपनी जो है, इंडिया की जो कंपनी है वो किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ में शेयर्स अपने इशू करती हैं, सेल करती है थ्रू ADR एंड GDR। लेट्स सी। तो इंडियन कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, अपने जो शेयर्स है वो इशू करती है किसको, इंटरमीडिएटरी को। इंटरमीडिएटरी मतलब मिडल मैन। तो यहाँ पे मिडल मैन क्या है, मिडल कौन है,
डिपॉजिटरी। ऑलराइट, तो डिपॉजिटरी को सबसे पहले क्या करेगी, इंडियन कंपनी डिपॉजिटरी में जाके अपने जो शेयर्स है वो इशू करती हैं। डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी एक बैंक है, जैसे कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी बैंक एक्सेट्रा। तो डिपॉजिटरी मतलब बैंक। बैंक में पहले इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स क्या करेगी, इशू करेगी। फिर ये जो बैंक है, जैसे कि न्यूयॉर्क बैंक है, सिटी ग्रुप बैंक है, तो ये बैंक्स क्या करती हैं, दिस डिपॉजिटरी बैंक इशू ADR एंड GDR टू इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर्स। और ये बैंक क्या करेगी, शेयर्स के बदले में ADR और GDR इशू करती है। ऑलराइट, द ADR GDR रिप्रेजेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स, दीज ADR GDR आर देन सोल्ड टू पीपल इन फॉरेन कंट्रीज। उसके बाद ये जो ADR और GDR है ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, जो शेयर्स होते हैं वो फिक्स नंबर में होते हैं इन केस ऑफ ADR एंड GDR। और फिर ये ADR और GDR क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को सेल किया जाता है। दैट इज़, अगर फॉरेन कंट्री में जो लोग हैं उन्हें अगर इंडिया की कंपनी के शेयर्स चाहिए होंगे तो वो ADR और GDR परचेस करेंगे, बिकॉज इंडियन कंपनी ने अपने जो शेयर्स है वो डिपॉजिटरी बैंक को दिए हैं, दैट इज़ बैंक ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ग्रुप। अब इन बैंक्स ने शेयर्स को ट्रांसफ़र किस में कर दिया, कन्वर्ट किस में किया है, ADR और GDR में। तो अगर वहाँ के लोगों को, फॉरेन कंट्री में जो लोग हैं उनको अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स चाहिए होंगे तो वो ADR और GDR परचेज करेंगे। ऑलराइट, ADR and GDR traded like regular shares. They are listed on stock exchanges. The price fluctuate depending upon the demand and supply. So अब जैसे नॉर्मली शेयर्स बाय सेल होते हैं, सेल एंड परचेज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ADR और GDR को ट्रेड किया जाएगा फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। ऑलराइट, वहाँ पे लिस्ट किया जाएगा ADR और GDR को, और उसका जो प्राइस होता है, जैसे कि शेयर्स का जो प्राइस होता है मार्केट वैल्यू के साथ में फ्लक्चुएट करता है। जैसे मार्केट वैल्यू कम होगी, ज़्यादा होगी, उस तरीके से शेयर्स का प्राइस कम ज़्यादा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन मार्केट में भी इंडियन कंपनी के शेयर्स का जिस तरीके से डिमांड होगा, सप्लाई होगा, उसका प्राइस उस तरीके से कम ज़्यादा होता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इंडियन कंपनी अपने शेयर्स फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, ट्रेड करती है थ्रू ADR एंड GDR। ऑलराइट, both ADR and GDR are depository receipt, but only difference is the location where they are traded. तो ADR और GDR दोनों सेम है, सेम तरीके से काम करते हैं, बट डिफरेंस खाली इतना है, लोकेशन अलग अलग है, अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग होती है, इसके लिए नाम अलग अलग है बट काम एक ही है। इफ़ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन USA, इट इज़ कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दैट इज़ ADR। अगर डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो USA में ट्रेड की जाती है, बाइंग एंड सेलिंग उसका अगर USA में होता है तो उसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं, दैट इज़ ADR। एंड इफ इट इज़ ट्रेडेड इन द कंट्री अदर देन USA, इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दैट इज़ GDR। बट अगर वही जो रिसिप्ट है वो अगर USA के बजाय किसी और कंट्री में अगर ट्रेड होगा तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दैट इज़ GDR। ऑलराइट, काम दोनों का बिल्कुल सेम है, जस्ट जगह अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, इसके लिए नाम अलग अलग है। ऑलराइट, non-resident Indian, that is NRI, and foreign nationals can invest their money in India by purchasing ADR and GDR. सो जो NRIs होते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, ऑलराइट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और जो फॉरेन नेशनल्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, फॉरेनर्स जो हैं, अगर उन्हें इंडिया के जो शेयर्स है वो चाहिए होंगे, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, इंडियन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो ADR और GDR परचेज कर सकते हैं, उसके थ्रू फॉरेन इंडियन कंपनीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन बाय ADR GDR यूजिंग देयर रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। जो रेगुलर उनके जो शेयर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वो शेयर्स क्या कर सकते हैं, अपने इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ADR GDR के साथ में बाय सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ऑलराइट, द कंपनीज पे डिविडेंड इन द होम कंट्री टू द डिपॉजिटरी बैंक एंड द डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट इट इनटू द करेंसी ऑफ इन्वेस्टर एंड पेज डिविडेंड। अब क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली क्या है, द कंपनी क्या करती है, किस तरीके से डिविडेंड पे करती है होम करेंसी में। एग्जाम्पल है, इंडिया की कंपनी है और वो फॉरेन कंट्री में अपने शेयर्स क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल USA में। तो इंडिया की कंपनी है, USA में वो क्या कर रही है, यूजिंग ADR अपने शेयर्स को बाय सेल कर रही है। तो डिविडेंड किस तरीके से पे करेगी, इंडिया की कंपनी तो ऑब्वियसली वो रुपीज़ में डिविडेंड पे करेगी। ऑलराइट, बट जब वो वहाँ पे जाएगा USA में, वहाँ की कंट्री जब अपने लोगों को क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी, तो वो करेंसी को USA में डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर वो क्या करेगी, वहाँ के लोगों को डिविडेंड पे करेगी। ऑलराइट, कंपनी जहाँ की होगी वो अपने ही कंट्री के करेंसी में पैसे देगी, बट दूसरे कंट्री में जाने के बाद वो करेंसी जो है वो कन्वर्ट होगी और फिर वो लोग अपने लोगों को वैसे कन्वर्ट करके पैसे दे देंगे। ऑलराइट, द एक्सचेंज ऑन विच GDR इज ट्रेडेड आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे जो GDR है
वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जाता है। लेट्स सी, बिकॉज एडीआर तो यूएसए में ट्रेड होगा, अब जीडीआर कौन कौन से कंट्रीज में ट्रेड होता है, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। लेट्स सी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे जीडीआर जो है वो ट्रेड किया जाता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको दोनों समझ में आया होगा, एडीआर क्या है एंड जीडीआर क्या है। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। तो ये नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, बोरोड कैपिटल। अगर कंपनी को बोरो कैपिटल चाहिए होगा, बाहर से पैसे चाहिए होंगे, तो जो दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है ये है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसे देते हैं एज अ लोन। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लेट्स सी, there are number of sources of financing short term and medium term business requirement. Amongst this, commercial bank constitute the most predominant source. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। और उनको पैसे चाहिए होते हैं कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, मीडियम टर्म के लिए, और बहुत सारे सोर्सेज भी हैं ऑलराइट जहाँ से वो पैसे बोरो कर सकते हैं। हमने अभी स्टडी भी किया, जैसे कि डिबेंचर्स हैं, उसके बाद फिर पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, एडीआर, जीडीआर। तो ये सारे अलग अलग सोर्सेस हैं जहाँ से बिजनेस ग्रुप्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पैसे क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक क्या है? नॉर्मली जो हमारा बैंक होता है जहाँ पे हम जाके पैसे निकालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, ये क्या है? कमर्शियल बैंक्स हैं। ऑलराइट, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिजनेस ग्रुप्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। सो कमर्शियल बैंक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करके। कमर्शियल बैंक बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिटरी स्कीम्स टेलर टू इंडिविजुअल डिपॉजिटरी नीड्स, मॉप अप सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक यूज ऑफ दीज सेविंग टू मीट वैराइड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। सो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? सबसे पहले तो बहुत सारे डिपॉजिट स्कीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, अलग अलग डिपॉजिटरी स्कीम्स लेके आती है। इसके वजह से जितने भी इंडिविजुअल हैं, जो कॉमन पब्लिक हैं, वो अपने पैसे क्या करते हैं? बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, अलग अलग स्कीम्स में पैसे लगाते हैं। जितने भी लोग हैं जो सैलरीड अकाउंट है जिनका, या फिर जो जॉब करते हैं, वो लोग अपने पैसे क्या करते हैं? बैंक में जाके सेव करते हैं। और जितने भी बैंक्स हैं, वो जितने भी पैसे लोग सेव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उनके जो पैसे हैं उसको क्या करते हैं? उसका यूज़ करते हैं। वो पैसे क्या करते हैं? जितने भी कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ये सारे पैसे जो हैं वो क्या करते हैं? देते हैं एज अ लोन। ऑलराइट, तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक क्या करती हैं? काम करती हैं। जो लोगों के पैसे हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं, बिजनेस ग्रुप्स को देते हैं एज अ लोन। ऑलराइट, कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट बिजनेस, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। अब कमर्शियल बैंक जो है वो किस तरीके से कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करते हैं? लेट्स सी, फर्स्ट इज बाय ग्रांटिंग लोन टू कंपनीज। अब लोन प्रोवाइड करते हैं, वेरी फर्स्ट इज। देन बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो शेयर्स और डिबेंचर्स है उसको सब्सक्राइब करते हैं। बाय अंडरराइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की सिक्योरिटीज है, शेयर्स होते हैं, जो कंपनी इशू करती है उसको अंडरराइट करके कमर्शियल बैंक्स क्या करती है? हेल्प करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कमर्शियल बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कम समय के लिए भी लोन देती हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। दे हैव बिकेम प्राइम सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइमरी सोर्स है, सबसे पहला जो सोर्स है वो है कमर्शियल बैंक, बिकॉज कमर्शियल बैंक जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे प्रोवाइड करती है, लोन देती हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ग्रुप में जो डेली के खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि छोटा मोटा अगर कोई वर्कर है, उसको सैलरी देनी है, उनको पैसे देने हैं, टैक्स पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है उसे पे करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होते हैं उसको पे करने होते हैं। और तो ये सब चीज़ें क्या है? वर्किंग कैपिटल। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ये छोटे मोटे रोज़ के खर्चे हैं, तो ये सारे खर्चों को पूरा करने के लिए भी लोन लिया जाता है बैंक से। ऑलराइट, इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल है बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट। और इंडिया में जो सबसे प्राइमरी सोर्स है वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने का वो है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट देती है या तो फिर ट्रेड क्रेडिट मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बैंक हैव इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेटिव स्कीम्स फॉर डिसइम्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट। दे आर एज फॉलोज। अब बैंक्स ने बहुत सारे इनोवेटिव स्कीम्स निकाले हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। लेट्स सी क्या है ये? अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक इज अलाउड
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो जिस भी कंपनी का करंट अकाउंट होगा बैंक में, बैंक उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। द बोरोवर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड, और बोरोवर जो है दैट इज कंपनी क्या कर सकती है, जितना चाहे जब चाहे पैसे बैंक से निकाल सकती है, विड्रॉ कर सकती है। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शनड बाय द बैंक। तो बोरोवर जो है दैट इज कंपनी जो है वो अपने अकाउंट से पैसे ओवरड्रॉ कर सकती है। मतलब उसके अकाउंट में 20,000 रुपीज़ अगर है और उसे 50,000 की नीड है, मतलब 30,000 उसे और ज़्यादा चाहिए होगा, तो ज़्यादा पैसे भी वो अपने अकाउंट से क्या कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है, जितना बैंक ने लिमिट सैंक्शन करके रखी है। और अब बैंक ने हो सकता है 1 लाख रुपए तक का लिमिट सैंक्शन किया है और अकाउंट में सिर्फ 20,000 है और चाहिए कितना 50,000, तो 30,000 और ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, ओवरड्रॉ कर सकते हैं। मतलब पैसे उतने नहीं है अकाउंट में, बट उससे ज़्यादा वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जितना क्रेडिट लिमिट है। मतलब 1 लाख तक का लिमिट है तो 1 लाख तक का वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, विद इन द स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड। और जितना लिमिट है, मतलब 1 लाख रुपीज़ तक का लिमिट दिया है तो उतने लिमिट तक जितना चाहे उतने बार पैसा निकाल सकते हैं। रीपेमेंट कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड गिवन होता है उतना टाइम पीरियड में पैसे रीपे भी किया जा सकता है। द इंटरेस्ट डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट विथड्रॉन, और जितना पैसा बैंक से निकाला गया है सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है, पूरे अमाउंट के ऊपर पैसे पे नहीं करने होते हैं। 1 लाख रुपीज़ तक का लिमिट है, उसमें से सिर्फ 10,000 रुपीज़ अगर निकाला तो 10,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना होगा। ऑलराइट, सो ये है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट क्या है, लेट्स सी, इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड। सो कैश क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर है, फाइनेंशियल एड है। ऑब्वियसली फाइनेंशियली क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो ये जो कैश क्रेडिट है बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है जैसे कि ओवरड्राफ्ट काम करता है। द बोरोवर कैन विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू अ स्टिपुलेटेड टाइम स्टिपुलेटेड लिमिटेड बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। बट फर्क क्या है इसके अंदर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और कैश क्रेडिट के लिए कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करना पड़ता है और इसके लिए एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ऑलराइट, मतलब कंपनी जो है गुड्स हो गए, अपने कुछ गुड्स है, रॉ मटेरियल जो है, स्टॉक हो गया, वो क्या करती है एज ए सिक्योरिटी जो है, मॉर्गेज मतलब एक सिक्योरिटी देती है बैंक को कि ये सारे गुड्स हैं, हम आपको एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप इसके बदले में हमें पैसे दो। ऑलराइट, तो ये तरीका ये होता है कैश क्रेडिट, और उसके लिए भी एक लिमिट जो है वो सैंक्शन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ का गुड्स है तो उतना ही लिमिट जो है बैंक क्या करेगी, सैंक्शन कर देगी और उतने लिमिट तक जितना चाहे उतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ द गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज। कैश क्रेडिट जो है वो गुड्स के ऊपर दिया जाता है, रॉ मटेरियल के ऊपर दिया जाता है, या फिर कोई सिक्योरिटी जो है वो रखनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट में बैंक आपको कैश क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। जितना पैसा आपने विड्रॉ किया है उतने पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, पूरे की पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना होगा। ऑलराइट, तो ये है कैश क्रेडिट। डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करना होगा और जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर आपको कुछ एज ए सिक्योरिटी रखना नहीं होगा, बट कैश क्रेडिट के लिए आपको एज ए सिक्योरिटी आपका गुड्स जो है या फिर कोई भी सिक्योरिटी या फिर कुछ प्रॉपर्टी जो है वो एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रखना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैश लोन्स। तो ये क्या है, अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोवर अकाउंट, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली बैंक जो है वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है एज ए लोन देती है। ऑलराइट, और जितना है इन आपने पैसे निकाले उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में थोड़े पैसे हैं और फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा या फिर आपने कैश क्रेडिट अलग से अकाउंट ओपन किया है, ये नहीं है। इसमें बैंक आपको पूरा का पूरा जितना पैसा चाहिए उतना पूरा का पूरा पैसा जो है एज ए लोन देती है, एंड देन जितना भी इंटरेस्ट पेबल होगा आपको वो पे करना होगा। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है ये, लेट्स सी। द ड्रॉअर ऑफ द बिल दैट इज सेलर can receive money from joy that is buyer on due date or after the due date. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, दो पार्टीज इंक्लूड होती हैं, एक तो सेलर, दूसरी होती है बायर। बायर जो है वो क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो देता है किसको, सेलर को। ऑलराइट, अब सेलर ने क्या किया है, सामान बेचा है बायर को। ऑलराइट, अब बायर के पास पैसे नहीं है, उसने बोला मुझे 3 महीने का क्रेडिट चाहिए, 3 महीने के बाद मैं आपको पैसे दूंगा। तो उसके अगेंस्ट में बायर क्या करता है, सेलर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता है। तो अब 3 महीने के बाद उसको पैसे मिलेंगे सेलर को, या तो फिर
वो ड्यू डेट पूरा खत्म होने के बाद पैसे मिलेंगे। ऑलराइट, ड्रॉअर कैन रिसीव मनी बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। लेकिन हो सकता है ड्रॉअर जो सेलर है उसको पैसों की नीड 3 महीने से पहले है, 2 महीने के बाद ही उसको पैसों की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है। अब उसे पैसे तो 3 महीने के बाद मिलेंगे और उसको पैसे 2 महीने के बाद ही चाहिए, तो किस तरीके से उसको पैसे मिलेंगे? जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बायर ने दिया है वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो अपने बैंक में जाके क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा, जमा कर देगा। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। और ये क्या है? ये कुछ नहीं बट बैंक को वो अपना बिल क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है। और बैंक क्या करेगी, द बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉअर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। और बिल के ऊपर जितना भी अमाउंट है बैंक अपने चार्जेस, अपना जो इंटरेस्ट है वो लेस करके, डिडक्ट करके बाकी जितना भी पैसा है वो उतना पैसा सेलर को दे देगी। ऑलराइट, दस बिल ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये ट्रेड बिल है। दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड द कैश इज एडवांस अगेन देम। बैंक क्या करती है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करती है और उसके बदले में कैश दे देती है। मतलब क्या है, सिंपली जो बायर है जिसने सामान खरीदा है, ऑलराइट, ए एंड बी, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ए कौन है, सेलर, एंड बी कौन है, बायर। तो बायर ने 3 महीने का क्या किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेलर को दिया है, ए पर्सन को दिया है। बोला है कि 3 महीने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, पैसे पे कर दूंगा। बट 2 महीने के बाद ही अब सेलर को, ए को चाहिए क्या, पैसे चाहिए, बहुत अर्जेंट नीड है। तो अब वो क्या करेगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो दिया है बी ने, दैट इज़ बायर ने, वो क्या करेगा, वो अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करेगा। बैंक अपने जो इंटरेस्ट है, अपना जो चार्जेस है वो कम करेगी। 10,000 का अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसमें से जितना भी बैंक का चार्जेस बनता है उतना पैसा डिडक्ट करके, अपना इंटरेस्ट पे डिडक्ट करके बैंक क्या करेगी, उसको बाकी के जो पैसे हैं वो दे देगी। फॉर एग्जाम्पल 1,000 अगर डिडक्ट करेगी तो बाकी 9,000 उसको तुरंत क्या करेगी, कैश में पे कर देगी। ऑलराइट, तो ये होता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। तुरंत पैसे मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये नेक्स्ट है, 2 टॉपिक्स और बचे, एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक लास्ट का छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक इट्स ट्रेड क्रेडिट, जो कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, दैट इज ट्रेड क्रेडिट है। सो 2 ही टॉपिक बचा है हमारा, दोनों छोटा छोटा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।